हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास क्या यूनिट नंबर है, ये हमारे पास 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने काफी सारा टॉपिक आपको हमने पढ़ा दिया है। आज के क्लास में जो हम बताने वाले हैं वो है क्या सर, वो है हमारे पास 3 टॉपिक। पहला है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। हमने एक चीज देखा था कि अलग अलग मटेरियल का या अलग अलग सब्सटेंस का कंडक्टिविटी वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी वैल्यू अगर मेटालिक कंडक्टर में बोले तो सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई हो रहा था। उसके बाद बात करें कॉपर का हो रहा था। उसके बाद बात करें तो एल्युमिनियम का था, समझ रहे हो। ठीक वैसे ही अगर हम कोई आयनिक सॉल्यूशन का बात करें, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी था का HCl का, फिर KCl का, फिर NCl का। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन हाई रहेगी, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हाई होगी। तो यहाँ पे हम मेनली क्यों कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इसलिए आज के क्लास में जो हम कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, वो होगा कंडक्टिविटी फॉर आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसी कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या भरा होता है, नीचे इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है वो 1 मोलर, 2 मोलर, 0.5 मोलर, यानी कुछ ना कुछ मोलारिटी के रूप में भरा होता है। जहां पे कंडक्टिविटी और मोलारिटी दोनों का बात एक साथ आ जाता है तो मिल के वर्ड बनता है मोलर कंडक्टिविटी। मतलब आयनिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी के बाद एक टॉपिक और है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आज के क्लास में ये तीनों टॉपिक को वन बाय वन करके हम पढ़ाएंगे। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज सबसे पहले बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको जीरो टू हीरो केमिस्ट्री में बनना हम सिखा रहे हैं। ये आपका बैच है टाइटेनियम बैच 2026-2027 के लिए। यहाँ पे मैं जेई नीट CBSE, है ना, जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बेस्ट जगह पे आए हुए हो। चलो सबसे पहले आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये 2 फोटो यहाँ सामने हमने दिया हो, ये दोनों फोटो को अगर तुम समझ गए तो आज की क्लास तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखो ये फोटो क्या कहता है समझो। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है एक मेटालिक कंडक्टर का, यहाँ पे क्या करिए, मेटालिक यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे मेटल का वायर यूज किया। देखो ये हमारा स्विच है, ये हमारा बैटरी है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि इस बैटरी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, समझ लो। ये सब यहाँ पे मतलब एक तरह से वोल्ट मीटर की मदद से हम मेटालिक वायर के कंडक्टिविटी को, उसके कंडक्टेंस को हम लोग बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं मेजरिंग डिवाइस यहाँ यूज करके। ये एक तरह से ये क्या है सर, ये एक तरह से मेजरिंग डिवाइस है। जैसे समझो मैंने हाथ में, यहाँ पे देखो मेरे हाथ में यहाँ पे एक डिवाइस है। इस डिवाइस को सभी बच्चे ध्यान से देखो और समझो। देखो मेरे हाथ में जो डिवाइस है इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं सर, ये उसको मल्टीमीटर कहते हैं। अब इस मल्टीमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं सर, बेटा इस मल्टीमीटर का यूज जनरली हम लोग करते हैं कोई भी दो सब्सटेंस के दो दो किनारे के बीच, क्या दो इलेक्ट्रोड के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, उसके बीच के एम्पियर को मेजर करने के लिए, उसके बीच के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, समझ रहे, उसके बीच के कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें ये दोनों तार के बीच लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसका वोल्ट मीटर, इसकी कंडक्टिविटी जो भी यहाँ पे अपना सेट करें उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हुआ मेटालिक कंडक्टर का। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इसको फिट करना बहुत आसान है। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इस मेजरिंग डिवाइस को फिट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर ले जाएं, जहाँ पे कंडक्टेंस इस आयन के थ्रू हो रहा है, अब बताओ तुम यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस कैसे जोड़ोगे। यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस दोनों पानी में तो नहीं डाल दोगे, दोनों पानी में डालोगे तो ये तो कुछ और हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको पानी से मेजर तो नहीं कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली यहाँ पे कंडक्टिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, कंडक्टिविटी को डायरेक्ट मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब सवाल है सर कंडक्टिविटी को डायरेक्ट नहीं मापा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में,
या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो सर इसको मापते कैसे हैं? तो इसके लिए कौन सा मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं? देखो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, उसके कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल डिजाइन का एक कंडक्टिविटी सेल निर्माण करते हैं। उस कंडक्टिविटी सेल का स्पेशल डिजाइन ही होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करते। तो आज हम इसी बात को समझेंगे, सीखेंगे आज की क्लास में। चले आगे। हाँ चलो, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने जो बताया उसी बात को हमने लिख रखा है। लास्ट क्लास में जो हम कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, कंडक्टिविटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं के से, ये लास्ट क्लास में हमने समझा दिया। हाँ, कंडक्टिविटी होता क्या है, 1/रेसिस्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं सर, कंडक्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ देखो आगे, अब आगे क्या है, बोलता है क्या, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कोई भी आयनिक सॉल्यूशन हो उसके अंदर की कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। देखो कोई भी आयनिक सॉल्यूशन के बीच, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है सर, यहाँ पे इस सॉल्यूशन को देखो, यहाँ पे NaCl का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये एक आयनिक सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर की कंडक्टिविटी को मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो यहाँ पे लगा हुआ है डीसी करंट। अब ये डीसी करंट करता है क्या सर, डीसी करंट जैसे ही डाल दोगे ये Na+Cl- अपने आयन में तुरंत डिकम्पोज कर देगा, और जब ये डिकम्पोज हो जाएगा उस केस में कंडक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, कंडक्टिविटी निकल नहीं पाता है। समझ रहे हो? वही सब यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया गया। ठीक है, उसका नाम है वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज से हम वेट स्टोन ब्रिज में कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम उसका क्या कंडक्टिविटी को निकालेंगे। तो अभी हम यही बात सिखाने वाले हैं आपको एक एक करके। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए बोलता है क्या, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर हम लोग को, सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार। जी स्टार होता है क्या सर, याद करो लास्ट क्लास में बताया था, L/A जी स्टार, इसको हम सेल कांस्टेंट कह देते। वही बोलता है क्या, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग। हम इसका यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। हम लोग सेल कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। क्या निकालने के लिए सर, सेल कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू का देखो बताया क्या, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए देखो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है जी इंटू जी स्टार। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लेके चले, देखो यार के बराबर क्या होता है सर, देखो के बराबर है यहाँ पे क्या, जी इंटू जी स्टार। ठीक है, अब ध्यान दो के बराबर क्या है यहाँ पे, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है 1/R इंटू क्या, जी स्टार। अब देखो हम बोलता फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, जी स्टार निकालना है तो R इंटू के करना पड़ेगा, यानी कि सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मतलब सेल कांस्टेंट बराबर क्या, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी जब एक दूसरे है ना, एक दूसरे के प्रोडक्ट में होगा तो जो निकलता है वो क्या निकलता है, सेल कांस्टेंट। वही कह रहा है यहाँ पे, जहाँ देखो क्या, वही यहाँ पे कह रहा है क्या, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट वी कैन यूज। सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए देखो बोलता है क्या, बोलता है यहाँ पे फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या करते हैं सर, मेजर करते हैं। कि यहाँ पे भी हमने बताया सेल को क्या, के बराबर जी इंटू जी स्टार, तो के बराबर 1/R इंटू जी स्टार R इंटू के मतलब कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट बराबर रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, यही होता है मेन चीज। वही यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं क्या, सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए
हम लोग को रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को मेजर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों मेजर हो गया तो हम सेल कांस्टेंट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, बोलता है हेयर टू प्रॉब्लम्स आर रेज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन। बोलता है आयनिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए दो प्रॉब्लम आता है। पहला क्या, अभी हमने दिखाया आपको एक फिगर, देखो ये पीछे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बना हुआ है, यहाँ पे यूज क्या किए हैं, डीसी करंट। अब डीसी करंट जैसे ही दोगे ये आयन क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। वही बात यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या, ध्यान से देखो, क्या होता है, डायरेक्ट करंट डीसी पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज। जैसे ही हम डायरेक्ट करंट डीसी को पास कर देते इलेक्ट्रोलाइट से, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक आयन क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द मेजरिंग ब्रिज। बोलता है यहाँ पे क्या, ये सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है ना, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द मेजरिंग ब्रिज। कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसको मेजरिंग ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या, ये जो मल्टीमीटर है या फिर ये जो वोल्ट मीटर, आमीटर, तुम जो बोलो, उसको सीधा क्या डाल नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो, इस मल्टीमीटर को हम लोग कोई भी लिक्विड में डाल नहीं सकते हैं। आप समझे, हाँ, वही यहाँ पे कह रहा है। बोलता लाइक ए मेटालिक वायर, जैसे कि मेटालिक वायर को हम लोग दो तार में जोड़ देते हैं या फिर सॉलिड कंडक्टर में जैसे जोड़ देते हैं, वैसे ही मेजरिंग ब्रिज को या फिर मेजर करने वाला जो भी डिवाइस होगा इसको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ा नहीं जा सकता, इसमें डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बुद्धि लगाया। क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि अगर डीसी करंट के जगह पे अगर एसी करंट ले ले, तो एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक आयन जो होते हैं वो टूटते नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वही बोलता है क्या, फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग एसी करंट। होता है पहला प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया एसी करंट को यूज करके, इंस्टेड ऑफ डीसी। डीसी के बदले क्या बोला गया कि हम एसी करंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्यों, ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक आयन अपने आयन में टूटे नहीं, जैसे है आयन वैसे ही बरकरार। ठीक है, दूसरा, सेकेंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग स्पेशल, देखो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली डिजाइन हैसल कोल्ड कंडक्टिविटी सेल। बोलता है एक स्पेशली डिजाइन वेसल का इस्तेमाल किया गया और इस वेसल का नाम क्या दिया गया, कंडक्टिविटी सेल। और इस कंडक्टिविटी सेल से दो ठो वायर निकाला गया और उस वायर को सीधा मेजरिंग ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया। किससे सर, मेजरिंग ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया, इसको स्पेशली डिजाइन वेसल को, और इसी स्पेशली डिजाइन वेसल का नाम कंडक्टिविटी सेल रखा गया। क्या रखा गया सर, कंडक्टिविटी सेल, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे सर, क्या, देखो ये कंडक्टिविटी सेल दिखता कैसे है सर, देखो ये कंडक्टिविटी सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, देखो क्या सर, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, कंसंट्रेशन होगा ना, कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सर, देखो ये दोनों प्लैटिनम, ये बना है किसका सर, प्लैटिनम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का बना हुआ। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल फोर लेंथ, दोनों के बीच लेंथ एल है, और देखो इसका नाम क्या है सर, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो, ये क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास ए। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग का जी स्टार निकल जाएगा, जी स्टार वाला क्या होगा सर, एल बाय ए। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे सर, इस स्पेशली डिजाइन वेसल की मदद से हम लोग यहाँ पे सेल कांस्टेंट बहुत आसानी से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेल कांस्टेंट ऐसे निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट के बाद अगर किसी तरह से हम रेजिस्टेंस निकाल ले, क्या निकाल ले सर, रेजिस्टेंस निकाल ले, सेल कांस्टेंट यहाँ से, और
इसी तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो कंडक्टिविटी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। बात तो यही है ना। अरे अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमने बताया कि जी स्टार इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू के होगा। तो अगर हम लोग को जी स्टार यहाँ से पता चल गया है, अगर कहीं से आर पता चल जाए के निकल जाएगा, तो के बराबर क्या होगा सर, के बराबर सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे जी स्टार बटे आर। तो जी स्टार यहाँ से पता चल गया है क्योंकि स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल में एक सरफेस एरिया होगा जिसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लेंथ होता है एल, और जी स्टार बराबर एल बाय ए। यहाँ से निकलेगा क्या, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है सर, आर इंटू के। हमको के निकालना है यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, कंडक्टिविटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक जी स्टार मिल गया यहाँ से बस आर चाहिए। अगर आर पता चल गया और जी स्टार पता चल गया है तो हम लोग के निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो अब हमारा दूसरा मैटर करेगा कि आर कैसे निकाले, रेजिस्टेंस कैसे निकाले। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग फिजिक्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेट स्टोन ब्रिज का। किसका सर, वेट स्टोन ब्रिज का, वेट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज में क्या होता है सर, ध्यान से देखो, इस कंडक्टिविटी सेल का डिजाइन ऐसे भी होता है, क्या तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दो देखो, दो ऐसे भी होता है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है इसका, ये इसका सरफेस एरिया ए है और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे एल है, ठीक है। ये भी क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ये, और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है। इसके अंदर केसीएल का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, किसका सर, केसीएल, है ना, केसीएल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है। ठीक है, यूजिंग केसीएल सॉल्यूशन, यहाँ पे केसीएल सॉल्यूशन भरा होता है पोटासियम क्लोराइड का, ठीक है। देखो ये भी कंडक्टिविटी सेल का ही डिजाइन है, किसका डिजाइन है सर, ये कंडक्टिविटी सेल का, ये स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल है। ये सेम सेल देखना तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी छपा हुआ होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, हाँ। इस कंडक्टिविटी सेल का मेन काम क्या है सर, इसका मेन काम है जी स्टार को कैलकुलेट करना है। किसको सर, जी स्टार को कैलकुलेट करना ही इसका मेन मकसद होता है, मेन काम होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो सर, देखो यहाँ पे भी क्या है, वही है, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इसका क्या सर, सरफेस एरिया, और ये क्या सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे एक ही चीज कैलकुलेट किया जा रहा है, जी बराबर एल बटा ए। यानी कि यहाँ से ये कंडक्टिविटी सेल से या स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल से हमें एक ही चीज पता करना है बार बार, क्या, जी स्टार, क्या, जी स्टार सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट यहाँ से पता चल गया क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब इस स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, वेट स्टोन ब्रिज बनाएंगे, और वेट स्टोन ब्रिज से हम लोग यहाँ का क्या निकाल लेंगे सर, रेजिस्टेंस निकाल के। देखो क्या करेंगे सर, बोलता है क्या, सेल कंसिस्ट ऑफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। सेल के पास दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ाया हुआ होता है, ठीक है। आगे देखो, होता है दीज इलेक्ट्रोड हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जो ए के बराबर होता है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। और ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक डिस्टेंस एल से सेपरेट किया जाता है, और इसी एल बाय ए को हम जी स्टार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर, जी स्टार लिख देते हैं। बोलता फ्रॉम दीज रेजिस्टेंस। अब अगर इस कंडक्टिविटी सेल का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस निकाला जाए, क्या निकाला जाए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला यही होता है हमारे पास। देखो रेजिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया का। देखो तो हम लोग क्या जानते थे, इक्वल टू को हटा देते हैं, रो इंटू एल बाय ए, यही करते थे ना, हाँ। और रो बराबर क्या होता है हमारे, हम जानते थे के बराबर क्या, 1/रो। तो रो बराबर क्या होगा सर, 1/, ऐसे तो हो सकता है ना, हाँ। वही यहाँ पे किया गया, क्या देखो, आर बराबर क्या, 1/के इंटू एल बटे, ठीक है।
आर बराबर क्या, 1/k इंटू एल बटा ए, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर क्या है सर, आर बराबर है यहाँ पे क्या, 1/k इंटू एल बटा ए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के देखो हमको निकालना है के, तो के निकालने से पहले ये तो पता है, ये तो हमको पता है इससे, समझ रहे हो। हमको क्या पता करना सर, मेरा मेन मकसद होगा आर पता करना, क्योंकि मेन चीज हमको के पता करना है, मेन चीज है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तब पता चलेगा जब आर हम लोग को पता होगा। तो आर को निकालने के लिए, इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक नया, है ना, एक नया मेजरिंग ब्रिज का यूज करेंगे या फिर एक नया सर्किट बनाएंगे। उस सर्किट का नाम है वेट स्टोन ब्रिज। क्या नाम है सर, वेट स्टोन ब्रिज। तो देखो क्या कहता है, बोलता है एवरी सेल, प्रत्येक सेल हैज इट्स ऑन रेजिस्टेंस, मतलब अगर सेल अलग अलग होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। बोलता है एवरी सेल हैज इट्स ऑन रेजिस्टेंस, पावर इन टर्म्स इट इज सेल कांस्टेंट। जब अलग अलग सेल का अलग अलग सेल कांस्टेंट होगा, क्योंकि अलग सेल का अलग लेंथ, अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बिल्कुल सही बात है। जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, दोनों के बीच का लेंथ अलग है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा सर, अलग होगा। ये बात क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब देखो ध्यान से सर, अब क्या है यहाँ पे, बोलता है यहाँ पे क्या, के क्या है सर, के यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या फिर इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, कंडक्टिविटी कह देंगे, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कह देंगे। इसका जो यूनिट है, बोलता है यहाँ पे यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सर, पर सेंटीमीटर या पर मीटर। जी स्टार का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ जी स्टार, यूनिट ऑफ जी स्टार का बात करें तो पर सेंटीमीटर होगा या फिर पर मीटर होगा। क्यों, क्योंकि एल बाय ए है, एल का मीटर, ए का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, पर मीटर या पर सेंटीमीटर बचा, दोनों में से कोई एक। दूसरा होता फाइंडिंग ऑफ एल बाय ए वैल्यू, एल बाय ए वैल्यू मतलब जी स्टार का वैल्यू, ठीक है। बोलता फाइंडिंग ऑफ एल बाय ए वैल्यू इज सो डिफिकल्ट, एल बाय ए का वैल्यू को फाइंड करना, यानी कि जी स्टार के वैल्यू को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। However, it can be determined by measuring the resistance of this cell, होता है इसको मेजर करेंगे, इसकी वजह से होता है फाइंडिंग ऑफ एल बाय ए वैल्यू इज सो डिफिकल्ट। However, it can be measure determined, एल बाय ए के वैल्यू को फाइंड करना सेल के अंदर मुश्किल काम है, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करेंगे सर, होता है इसको फाइंड करेंगे बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लोग एल बाय ए का वैल्यू को पता करेंगे। दो में से कोई भी एक वैल्यू पता चल गया तो पता चल जाएगा। वही बोलता है कि डिटरमाइन द मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग ए सॉल्यूशन व्हिच कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन, अगर उसकी कंडक्टिविटी पहले से हम जानते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को अगर हमको पहले से के पता है, ठीक है, के पता है, तो हम लोग आर निकाल सकते हैं। और आर निकाल लेंगे, होता है क्या, इसके सेल को बोलते हैं एल बाय ए का वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो कोई भी दो पता होगा, तीसरा निकल जाए। अगर जी स्टार पता है, के पता, आर निकल जाएगा, आर पता है, जी स्टार पता है, के निकल जाएगा। तो कोई भी दो पता चलेगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। वही बात यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या, अब बोलता है यहाँ पे क्या, कि कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोलता है क्या, अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग बनाएंगे क्या, एक वेट स्टोन ब्रिज। इस वेट स्टोन ब्रिज में क्या होता है सर, वेट स्टोन ब्रिज में चार अलग अलग रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ा जाता है, और उसके बीच एक होता है पोटेंशियोमीटर, या फिर तुम उसको बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर। क्या होता है सर, पोटेंशियोमीटर या फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता, ठीक है। हाँ, देखो बोलता है क्या, द कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इसको फॉलोइंग डायग्राम से मेजर करेंगे। इसका नाम क्या है सर, वेट स्टोन ब्रिज। का नाम है वेट स्टोन ब्रिज। या तो इससे तुम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो, या तो इससे तुम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, कोई भी दोनों है, या तो कंडक्टिविटी या तो रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, वेट स्टोन ब्रिज को। अब ये वेट स्टोन ब्रिज काम कैसे करता है सर, इसके फिगर को हम सही से थोड़ा बना देते, इसके फिगर को बात करें, देखो हाँ, तुम या तो जी भी लिख सकते हो या तो पी भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है।
ठीक है। ध्यान दो, ये क्या है, ये मान लो इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे हम बात करें, एक तरफ R3 है और एक तरफ R4 है, ठीक है। R3 इधर क्या R4, ठीक है। ये बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। वेट स्टोन ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है कि चार रेजिस्टेंस वाले सर्किट को या चार ऐसा वायर को जोड़ा जाता है जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस किसी में सेम भी हो सकता है, किसी में डिफरेंट भी। जैसे ये R1, R4 और R3 तो अलग अलग हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है सर, जिसका दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। और ये R2 क्या कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये जो ऐसा साइन है ना, ऐसा साइन, बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज, ठीक है। देखो, ये साइन है कंडक्टिविटी सेल का, जो स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल है उसका ये सिंबल, ठीक है। तो आगे ये सिंबल किसका है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये किसका है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल, मतलब वो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे बात करें सर, ये क्या, ये है हमारे पास एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर मतलब ये एसी करंट को क्या करता है सर, जनरेट करता है। और जी क्या है सर, जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो तुम, या फिर तुम पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हो। इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जब ये चारों सर्किट ऑन रहेगा, समझ लेना यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। वेयर इज नो करंट फ्लो, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, हाँ। जो जो बात यहाँ पे होगा वही बात हमने लिखा, देखो वही फोटो यहाँ पे पीछे, वही देखो पीछे में वही फोटो, देखो पी लिखो या जी लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। ये है R2, ये है रेजिस्टेंस क्या सर यहाँ पे R2, कलर चेंज कर देना, यहाँ कलर दिखेगा, ये था क्या R2, यह क्या R1, ये हमारे पास R3 और ये क्या सर R, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करके रेजिस्टेंस, देखो ये क्या एसी सोर्स ऑफ जनरेटर है, कि यहाँ पे क्या है सर, कि यहाँ डिटेक्टर बोलो, या फिर इसका इसको नल पॉइंट बोला जाता है, पोटेंशियोमीटर बोला जाता है, या फिर कोई कोई इसको गैल्वेनोमीटर भी कहता है, ठीक है। वही सेम टू सेम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। वही क्या, इसका नाम क्या सर, वेट स्टोन ब्रिज, का नाम है वेट स्टोन, ठीक है। अब हिंदी में वेट स्टोन ब्रिज को क्या कहेंगे, गेहूं पत्थर पुल। इसको गेहूं पत्थर पुल ऐसे हिंदी बोलोगे तो आ जाता है, लेकिन इसको वेट स्टोन ब्रिज हिंदी में भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ये कंडक्टिविटी सेल को समझने के लिए पेपर आता है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस कहता है ना कि ये R1 R2 के, R1 का R1 और R2 का जो अनुपात है वो R3 और R4 के अनुपात के इक्वल होता है, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस का जो अनुपात है नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस के अनुपात के इक्वल होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखो, होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4,
दो रेजिस्टेंस यहाँ पे रखा गया, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4, और ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R1। R1 क्या सर? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या होगा सर? बदलते रहे, इसका वैल्यू क्या फ्लक्चुएट होगा, बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये R1 और R3 का रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता नहीं, ठीक है, फिक्स हो जाता है। होता है क्या? कंडक्टिविटी सेल हैविंग, अब जो कंडक्टिविटी सेल है इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट किया, दोनों लाइन यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। होता है क्या था? कंडक्टिविटी सेल हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिविटी सेल के पास एक रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू किसी को पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे सर? R2। क्या कहेंगे? अननोन रेजिस्टेंस R2 कहते हैं ये, ठीक है। मतलब R1, R3, R4 पता रहेगा, R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, और R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, R2 अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारा मेन काम है अननोन रेजिस्टेंस को ही क्या कैलकुलेट करना, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखो आगे बोलता है एन ऑक्सीलेटर, ओ बोलो इसको, या फिर सोर्स ऑफ एसी पावर। यहाँ पे जो ऑक्सीलेटर इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक तरह से एसी पावर का सोर्स है जो 550 से 5000 साइकिल पर सेकेंड क्या ये स्पीड से ये क्या एसी करंट को जनरेट करता है, ठीक है। कनेक्टेड टू द ब्रिज, और इसको क्या किया जाएगा सर? ब्रिज से जोड़ दिया जाएगा या जोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे ये एसी करंट का सोर्स है, किसका सर? एसी करंट जनरेटर है, एक तरह से तुम उसको बोल सकते, ठीक है। आप समझ गए? हाँ, अब बोलता है यहाँ पे क्या समझो, अब ये जी जो है, ये जब भी ये सर्किट स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होगा, नो करंट फ्लो, यहाँ पे कोई तरह का करंट पास इसमें नहीं होगा, इधर इधर होगा इसमें, ठीक है। तो वही वेट स्टोन ब्रिज का एक खासियत है। वही यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा हुआ आगे, आगे यही बोल रहा है कि पी इज ए डिटेक्टर। पी यहाँ पे डिटेक्टर है, तुम कोई कोई पी की जगह पे जी भी लिखेगा। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, पी का मतलब डिटेक्टर या पोटेंशियोमीटर, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। बोलता है पी इज डिटेक्टर ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है क्या? नो करेंट फ्लो, यहाँ पे कोई भी करेंट पास नहीं, ये सर्किट में यहाँ कोई भी करेंट पास नहीं, ठीक है। तो फॉर दिस सेटअप अननोन रेजिस्टेंस, तो अब इस सेटअप के लिए अननोन रेजिस्टेंस क्या हो? इस सेटअप के लिए अगर अननोन रेजिस्टेंस पूछा जाए तो होगा क्या? R1 बटे R2, और इधर क्या होगा सर? R3 बटे क्या R4। हमको निकालना होता है क्या? R2, तो R2 को उधर ले जाओ, R1 इंटू R4 बटा क्या बराबर R, ठीक है। क्या यहाँ पे R2, या फिर एक तरह से यहाँ समझो क्या, देखो वही बात देखा ना, R2 बराबर क्या R1 इंटू R4 बटे R3। तो एक तरह समझो R2 बराबर क्या यहाँ पे R1 इंटू R4 बटे क्या R, और ये जो क्या है, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका। R2 बराबर क्या R1 इंटू R4 बटे R3। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है क्या कंडक्टिविटी सेल का, स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल का। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे सर? रेजिस्टेंस निकाल। अब यहाँ से अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है ना, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो रेजिस्टेंस से क्या निकल जाएगा सर? रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। और कहीं देखो, या तो रेजिस्टेंस मिल गया तो जी स्टार मिलेगा, जी स्टार और रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा सर? कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या था हमारे पास? आगे हम लोग का यहाँ पे है क्या, देखो जाओ, बोलता है वंस, एक बार फिर से, ठीक है, वंस दिस सेल कांस्टेंट, एक बार क्या बोला? वंस दिस सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल आर डिटरमाइन। यदि रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट सॉल्यूशन का निकल जाता है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। यानी क्या बोल रहा था यहाँ पे, देखो जी स्टार बराबर क्या होता है? जी स्टार बराबर होता है आर इंटू के होता है, जी स्टार बराबर क्या? आर इंटू के। तो अगर हम लोग को के निकालना हो तो क्या कर सकते हैं सर? अगर हम लोग को के निकालना हो तो के बराबर क्या लिख सकते हैं? के बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? 1 बटे आर इंटू जी स्टार,
ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या देखो 1/r होता है जी, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या फिर इस लाइन को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कंडक्टिविटी बराबर क्या, कंडक्टिविटी बराबर होगा कंडक्टेंस इनटू क्या सेल, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब कंडक्टिविटी जो होता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या अलग अलग निकले, कोई बोलता है वंस दी सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट या कोई भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर प्राप्त है तो हम कंडक्टिविटी को प्राप्त कर सकते हैं इस इक्वेशन के मदद से, ठीक है, के बराबर 1/r इंटू जी स्टार, वही लिखा है के बराबर क्या जी स्टार बटे आर, देखो के बराबर क्या जी स्टार बटे आर, या फिर जी स्टार बराबर आर इंटू के बराबर 1/r इंटू के, फिर के बराबर जी इंटू जी स्टार, उसी को क्या लिखा गया है, उसी को लिखे कंडक्टिविटी बराबर क्या कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, यानी कि हम लोग क्या वेट स्टोन ब्रिज के मदद से कंडक्टिविटी सेल के डिजाइन के मदद से हम कंडक्टिविटी से सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट और वेट स्टोन ब्रिज के मदद से उस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकाल, ये दोनों बात पता चल जाएगा तो हम उसके मदद से क्या कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं, के को निकाल सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, चलो इसको नोट करो सही बच्चे। अब एक कंडक्टिविटी कब निकलेगा, कोई भी आयनिक सॉल्यूशन के अंदर जब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भरा पड़ा रहेगा, है ना। चलो इस बात को हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को समझते जाओ, ठीक है। देखो बोलता है ट्रिगर, ट्रिगर क्या, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको तुमको ध्यान देने की जरूरत, जैसे क्या ध्यान दो, बोलता है यहाँ पे क्या द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ रहेगा, बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा उसका जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट, अगर एक ही सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट एक ही मतलब अरे पानी क्या, पानी एक सॉल्वेंट है, अगर उसी पानी में कभी NaCl को डाल दे, उसी पानी में कोई HCl डाल दे, उसी पानी में कोई H2SO4 डाल दे, वही बोलता है क्या द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, है ना, तो डिफर ड्यू टू चार्ज, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अगर लोगे समझ रहे हो तो अलग अलग आयन मिलेगा, अलग अलग चार्ज आयन मिलेगा, तो अलग अलग आयन मिलेगा अलग अलग चार्ज होगा, उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा सर अलग होगा, वही तो बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू चार्ज, चार्ज अलग होने के कारण उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा अलग होगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है साइज ऑफ द आयन, आयन का जो साइज होता है द साइज ऑफ आयन इनटू व्हिच दे डिसोसिएट, जिसमें ये डिसोसिएट होता है, जैसे HCl टूटा, H प्लस और Cl माइनस में H छोटा है, Cl काफी बड़ा आयन है, NaCl, तो Na का साइज अलग है और Cl का साइज काफी बड़ा है, वही बोलता है कि साइज ऑफ द आयन इनटू व्हिच दे डिसोसिएट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इज, इज मतलब आसानी से, विद व्हिच द आयन मूव अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, होता है क्या हम लोग साइज ऑफ द आयन, आयन के साइज इनटू व्हिच दे डिसोसिएट, जिसमें ये टूट जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का जो कंसंट्रेशन है इज बहुत आसान होता है, व्हिच द आयन व्हिच द आयन मूव अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से आयन क्या करता है मूव करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जब आयन मूव करेगा तभी करंट यहां से वहां तक पहुंचेगा, करंट पहुंचने का एक ही तरीका है मूवमेंट, या इलेक्ट्रॉन का हो या आयन का हो, मूवमेंट अगर नहीं होगा समझना करंट पास नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, मूवमेंट इज मोस्ट जरूरी, ठीक है।
आगे चले, ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखें। आगे बोलता है देयरफॉर, इसलिए इट बिकम्स नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, टू डिफाइन फिजिकल मीनिंग फिजिकली मोर। अब बोलता है इस कंडक्टिविटी को फिजिकली डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो रहा है जरूरी से, देखो अगर यहाँ बोल क्या रहा बार बार, ये एक आयनिक सोल्यूशन होगा, इस आयनिक सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन डला रहेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन में 2 वायर निकला रहेगा, तो इसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होंगे, है ना, जैसे मान लो NaCl है, KCl है, इसके अंदर अपना सॉल्वेंट है, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा सर, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसमें सर, मोलारिटी में। मोलारिटी को कहते हैं क्या सर, मोलर। अब इसके अंदर जो होता है आयन का फ्लो, उसको मेजर करते हैं कंडक्टिविटी के रूप में, किसमें सर, कंडक्टिविटी के। तो फ्लो ऑफ करेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करेंगे कंडक्टिविटी में, और ये डिपेंड करेगा पूरा पूरा कंसंट्रेशन पे। यानी कि यहाँ पे कंडक्टिविटी विद मोलारिटी, ये दोनों मिलकर के एक नया टर्म जनरेट करेगा, इसका नाम क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब तो सिंपल सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच करंट जो पास होगा वो डिपेंड करेगा इसके मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। वही बोलता है देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी कॉल्ड मोलर क्वांटिटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम एक फिजिकली मीनिंग क्वांटिटी यहाँ पे आएगा, इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी को समझना पड़ेगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। ठीक है, मेरी बात को समझ गए, चलो यहाँ तक बता, यहाँ तक नोट कर लो। अब हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल समझो, अगर सॉल्यूशन अलग अलग है, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, ध्यान से बोलता है क्या, देखो ये है कंसंट्रेशन, ये क्या है सर, कंसंट्रेशन जिसको मेजर करते हैं मोलारिटी में। वही दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी। अब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का कंडक्टिविटी अलग होगा। अब ये मोलारिटी और कंडक्टिविटी एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों टर्म समझो। अब आगे देखो सर, आगे क्या अब आगे देखो क्या, एक यूनिट है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, एक मोल मीटर क्यूब, मतलब एक मोल पर लीटर है और एक मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, एक मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, एक मोल मीटर क्यूब। अब कंडक्टिविटी का यूनिट था एक साइमन सेंटीमीटर, एक साइमन पर मीटर, एक साइमन पर सेंटीमीटर। ये मीटर के केस में, ये सेंटीमीटर के केस में। अगर ये है इसका, अगर ये मोलारिटी है, ये इसका कंडक्टिविटी, और ये दोनों जब मिलेगा ये इसका मोलर कंडक्टिविटी है। अगर ये है 1 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मोलारिटी, तो इसका जो कंडक्टिविटी है क्या है सर, 0.1113 साइमन्स पर सेंटीमीटर, है ना, इसका मोलारिटी का कंडक्टिविटी। अब ये दोनों मिलेगा, इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 111.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कोई दूसरा देखो सर, अगर इसकी क्वांटिटी को मोल पर मीटर क्यूब में ले, तो इसका जो कंडक्टिविटी है क्या होगा सर, 11.13 साइमन पर मीटर। अब इसका जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, 111.3 गुने 10 का पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आगे चलो सर, आगे क्या, आगे बोलता है 0.100 है अगर इसकी मोलारिटी, इसकी इसकी समझो, इसका कंडक्टिविटी क्या है, 0.0129। अब इसका जो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 129.0। उसी तरह यहाँ पे इसका जो मोलर दिया क्या, मोल पर मीटर क्यूब में 100। अब इसका क्या है यहाँ पे, है ना, 1.29। अब इसका क्या है 1.29 तो 10 का पावर 4। मतलब एक तरह समझो क्या, मोलारिटी कंडक्टिविटी एक साथ मिलेगा तो क्या बन रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक ही समझो कि कंडक्टिविटी ही केवल मेजर नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, क्या मेजर होगा, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है
वो आयनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो इस बात को भी हम समझाएंगे आगे। आगे इस बात को समझने के लिए हमारे पास सीधा सीधा टर्म्स आ रहा है, इसका नाम